In this lecture we will talk about ट्रांजिशन कर्व। तो इस लेक्चर में हम ट्रांजिशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रांजिशन कर्व के लिए कुछ बेसिस हैं, या तो ट्रांजिशन कर्व किसी चीज़ पे बेस्ड रहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले है स्किडिंग एंड स्लिपिंग। स्किडिंग स्लिपिंग आपको फिनोमिना पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जब आप कर्व पे नेगोशिएट कर रहे हो, यानी कि जब व्हीकल आपकी कर्व पे ट्रैवल कर रही है तो उसमें ये फिनोमिना अकर कर सकते हैं, और जब स्ट्रेट पाथ में भी ट्रैवल करती है तो भी ये फिनोमिना अकर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये दोनों पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सुपर एलिवेशन के बारे में जानेंगे, फिर हम अपना ट्रांजिशन कर्व के बारे में जानेंगे, क्योंकि विदाउट सुपर एलिवेशन हम ट्रांजिशन कर्व नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्किडिंग। इट अकर्स व्हेन द व्हील स्लाइड विदाउट रिवॉल्विंग और रोटेटिंग, or when the wheel partially revolve, that is when the part travel along the road surface is more than the circumferential movement of wheel due to their rotation। कहने का मतलब है, सपोज ये आपकी व्हील है व्हीकल की, ठीक है, ये व्हीकल की वो है और ये ट्रैवल कर रही है इस रोड पे। ठीक है, कहने का मतलब है इस ट्रैवल कर रही है इस रोड पे, कोई भी हो, आपकी हॉरिजॉन्टल हो, चाहे सरफेस हो, चाहे आपका इंक्लाइंड सरफेस हो, तो ये व्हील रोटेट कर रही है, ये व्हील मूव कर रही है। ठीक है, अब स्किडिंग कब अकर करेगी? जब हमने ब्रेक लगाया और ये जो व्हील का सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट है, यानी कि व्हील ऐसे रोटेट भी करती रहती है, रिवॉल्व भी करती रहती है, अब ये जो व्हील का सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट है वो कम हो इन कंपैरिजन टू, क्या करेंगे हम? कहने का मतलब है जब हमने ब्रेक लगाया तो ये क्या हो गया, व्हील अरेस्ट हो गए, रुक गए, लेकिन तब भी आपकी व्हील आगे ट्रैवल कर रही है, व्हील आगे ट्रैवल कर रही है, व्हील का सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन तो भी व्हील आपका आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के फिनोमिना को हम कहते हैं स्किडिंग। यानी कि कहने का मतलब है जब अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड मूवमेंट ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट ऑफ व्हील, तो उसको हम कहते हैं स्किडिंग। इसको हम क्या कहते हैं? स्किडिंग, यानी कि स्किड करना। आप कहते हैं ना कि आपकी व्हीकल स्किड कर गई, तो स्किडिंग यही होती है कि जब आपका व्हील की जो सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट हो, यानी कि व्हील की जो सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट हो उससे ज़्यादा व्हील आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाए, तो उसको हम कहते हैं स्किडिंग। अब उसी में आता है नेक्स्ट स्लिपिंग। स्लिपिंग कब अकर होता है? जैसे आप मिट्टी उट्टी में गाड़ी चलाइए, मड में गाड़ी चलाइए, तो आपका क्या होता है कि गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है लेकिन टायर घूमता रहता है, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं स्लिपिंग। कहने का मतलब है कि जब आपकी व्हील की सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट, यानी कि व्हील सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट उसकी हो रही है, उसकी ज़्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, तो उस टाइप के फिनोमिना को हम कहते हैं स्लिपिंग। तो इट अकर्स व्हेन अ व्हील रिवॉल्व्स मोर देन द मूवमेंट अलोंग द रोड्स। ठीक है, तो ये कब होता है? जब हम गाड़ी मिट्टी उट्टी पे चलाते हैं, जब मडी सरफेस पे चलाते हैं तो स्लिपिंग होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका स्किडिंग और स्लिपिंग के बारे में। अब देखिए, जो स्लिपिंग होता है या तो स्किडिंग होता है, ठीक है, वो आपका लेटरल डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रोड सरफेस है जो, ठीक है, रोड सरफेस है, तो ये आपका ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है क्योंकि व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो ये स्किडिंग जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। क्लियर? तो अब हम कुछ और चीज़ बात करते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करी, तो कहने का मतलब है कि जब हमारा एक स्ट्रेट आ रहा है, एक स्ट्रेट पाथ आ रहा है, फिर उसको हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए कर्व प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो इसी टाइप के कर्व को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। तो हॉरिजॉन्टल कर्व आर दोज कर्व विच आर प्रोवाइडेड टू इंट्रोड्यूस द चेंज इन डायरेक्शन। अब व्हीकल इस पर ट्रैवल कर रही है, अब ये व्हीकल है, ये ट्रैवल कर रही है, अभी तो स्ट्रेट पाथ है, लेकिन जब व्हीकल आपकी कर्व पे इंटर करी, तो जैसे ही व्हीकल कर्व पे इंटर करी तो व्हीकल के, ये मान लेते हैं इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, और ये आउटसाइड है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही व्हीकल कर्व पे इंटर करी तो इस व्हीकल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यानी कि जैसे ही व्हीकल आपकी कर्व में इंटर करी तो उस पर आपका एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P एक्ट करने लगा। क्लियर है? और ये P डिपेंड किस पे करेगा? P डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्व एंड रेडियस ऑफ कर्व एंड वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, या तो स्पीड ऑफ व्हीकल।
स्पीड ऑफ व्हीकल। देखिए अब क्या हो रहा है कि व्हीकल ट्रैवल कर रही है, व्हीकल स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रही है, लेकिन जैसे ही वो कर्व पे एंटर करी तो उसके बाहर की तरफ व्हीकल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लगेगा, जो कि डिपेंड करता है आपका रेडियस ऑफ कर्व पे और स्पीड ऑफ व्हीकल पे। अब यहाँ यानी कि बाहर की तरफ ये गाड़ी आपकी जाने की कोशिश करेगी, तो हमको लेकिन मुड़ना है, तो गाड़ी को मोड़ने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? ये जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो कि टायर के बीच में और पेवमेंट सरफेस के बीच में एक्ट करेगा, तो टायर के बीच में, रोड सरफेस के बीच में एक्ट करेगा, वो इस गाड़ी को घुमाने में मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर केवल ट्रांसवर्स फोर्स नहीं होता तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होता तो ये गाड़ी बाहर की तरफ जाने लगती, वो मुड़ती नहीं। तो गाड़ी को हमको बेसिकली डायरेक्शन भी चेंज करना है, यानी गाड़ी को मोड़ना भी है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ये सेंट्रीफ्यूगल को फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। यानी कि P इज काउंटरैक्टेड बाय ट्रांसवर्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस developed between tire and road surface, ठीक है। तो अब समझिएगा बात को कि हम जब गाड़ी आ रही है, गाड़ी जब आपकी व्हीकल आई, व्हीकल आपकी जैसे कर्व पे एंटर करी तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके आउटसाइड पे लगने लगा, ठीक है। और हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv²/r। डिपेंड किस पे करेगा? r पे और v पे, ठीक है। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्व, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। तो इस व्हीकल को टर्न भी करना है, क्योंकि व्हीकल को डायरेक्शन अपना चेंज भी करना है, तो ये डायरेक्शन चेंज करने में कौन मदद करेगा? जो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस लैटरल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा होगा बिटवीन द टायर एंड सरफेस ऑफ द रोड, वो इस व्हीकल को टर्न कराने में क्या करेगा? मदद करेगा। यानी कि बेसिकली ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इस व्हीकल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा और वो आसानी से क्या करेगा? व्हीकल को टर्न करा देगा। क्लियर है? तो आपका ये हो गया, यानी कि व्हीकल टर्न कैसे होती है कर्व पे, ठीक है। यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टेड होता है? ट्रांसवर्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। और क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? दिस इज इक्वल्स टू WV²/G×R। ये mv²/r भी होता है। मास को हम क्या लिख सकते हैं? वेट बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे P क्या है? P है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, W क्या है? वेट ऑफ व्हीकल है, G क्या है? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, V क्या है? व्हीकल की स्पीड, और R क्या है? रेडियस ऑफ कर्व। हम P/W रेशियो, इसको हम V²/GR भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, और इसको हम इम्पैक्ट फैक्टर भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट फैक्टर, यानी कि रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ व्हीकल इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इम्पैक्ट फैक्टर। क्लियर है? तो ये बातें हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। देखिए जैसे ही आप कर्व पे एंटर करेंगे तो आपका आउटसाइड डायरेक्शन में आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करने लगेगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? ट्रांसवर्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। अब देखिए अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इम्प्रॉपर हुआ या तो सफिशिएंट नहीं हुआ तो गाड़ी आपकी क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ ट्रैवल करने लगेगी, यानी कि वो इस रोड से बाहर की तरफ जाने लगेगी। तो ये ट्रांसवर्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वैल्यू सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि ये गाड़ी आपकी क्या हो? आसानी से मूव कर सके, यानी कि आसानी से अपनी डायरेक्शन क्या कर सके? चेंज कर सके। अब अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, centrifugal force has the following two effects, मतलब कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे वाइल नेगोशिएटिंग या तो वाइल मूविंग अलोंग द कर्व, उसकी वजह से दो इफेक्ट जनरेट होते हैं। पहला क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? इट हैज द टेंडेंसी टू
overturn the vehicle outwards, about the outer wheel। तो पहला इफेक्ट ये होता है। कहने का मतलब है ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, ये व्हीकल को इस डायरेक्शन में, आउटसाइड डायरेक्शन में पलटाने की कोशिश करेगा। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गाड़ी आउटसाइड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, पलट भी सकती है अबाउट आउटर व्हील। ये आपका जो इस डायरेक्शन में व्हील होगा वो आउटर व्हील होगा, इधर इनर व्हील होगा। तो आउटर व्हील के अलोंग ये गाड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ओवरटर्न भी कर सकती है, पलट भी सकती है। तो पहला इफेक्ट ये होगा, ठीक है। दूसरा इफेक्ट ये होगा, टेंडेंसी टू skid the vehicle laterally, टेंडेंसी टू skid the vehicle laterally। कहने का मतलब है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लेटरल डायरेक्शन में स्किडिंग होने लगेगी, यानी कि व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में स्किड करने लगेगी। तो ये भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमको इन दोनों इफेक्ट की स्टेबिलिटी एनालिसिस करनी है, क्योंकि हम चाहेंगे ना तो हमारी व्हीकल ओवरटर्न करे, ना तो व्हीकल हमारी लेटरल डायरेक्शन में स्किड करे, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या है, डेंजरस है। गाड़ी पलट जाना और गाड़ी लेटरल डायरेक्शन में स्किड करना, यानी कि कहने का मतलब है मान लीजिए कोई ब्रिज था, ठीक है, और इस डायरेक्शन में अगर गाड़ी स्किड कर रही है तो वो ब्रिज से गाड़ी नीचे भी जा सकती है, ठीक है। तो हमको बेसिकली क्या करना है, एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी करनी है फॉर दीज टू इफेक्ट्स, एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी फॉर दीज टू इफेक्ट्स। यानी कि कहने का मतलब है क्या आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि व्हीकल ओवरटर्न ना करे, और क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ताकि व्हीकल आपकी लेटरल डायरेक्शन में स्किड भी ना करे। तो हम ये देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ओवरटर्निंग इफेक्ट की। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरटर्निंग इफेक्ट, इसकी हम एनालिसिस देखते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन आपको ट्रांजिशन कर्व से पहले सुपर एलिवेशन के बारे में जानना होगा। तो सुपर एलिवेशन को जानने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। अब कहने का मतलब है सपोज अभी हम सुपर एलिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि जो आपका आउटर एज है रोड का वो आपका सेम लेवल पे है इनर एज पे। अब कहने का मतलब है ये व्हीकल है, दिस इज द व्हीकल, ये आपकी व्हील्स है, ठीक है, ये आपका आउटसाइड डायरेक्शन है और ये आपका इनसाइड है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा आउटसाइड डायरेक्शन में P, और एक व्हीकल का वेट भी एक्ट कर रहा होगा कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W। और एक चीज होती है स्मॉल b। स्मॉल b क्या होती है, व्हील बेस। ये बेसिकली क्या है, सेंटर टू सेंटर के बीच की स्पेसिंग बिटवीन टायर्स। अब मान लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है अबव द रोड सरफेस H, ठीक है, और ये आपका है B/2, ठीक है, ये भी B/2। अब मैं अगर बात करूं तो इसमें चीज़ों की, ये P क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, W क्या है, वेट है, ठीक है, H क्या है, हाइट अबव रोड सरफेस एट विच P इज एक्टिंग, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग। B क्या है, विड्थ ऑफ व्हील बेस, विड्थ ऑफ व्हील बेस। अब देखिए ये आउटसाइड डायरेक्शन, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इसको ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसको पलटाने की कोशिश करेगा। तो ये पलटेगी किसकी वजह से, मोमेंट की वजह से। तो मोमेंट, ओवरटर्निंग जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, P/H। वो P/H की वजह से ओवरटर्न करने की कोशिश करेगी। तो अगर हम बात करें ओवरटर्निंग मोमेंट की, ओवरटर्निंग मोमेंट की,
तो ओवरटर्निंग मोमेंट क्या होगा, P इंटू एच। लेकिन इस व्हीकल को ओवरटर्न करने से कौन रोकेगा, इस व्हीकल का वेट, इस व्हीकल का वेट इस व्हीकल को ओवरटर्न करने की वजह से, ओवरटर्न करने से रोकेगा। तो ये व्हीकल का वेट क्या करेगा, एक रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप करेगा। वो रेजिस्टिंग मोमेंट कितना होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी है, b/2। यानी कि अगर हम बात करें रेजिस्टिंग मोमेंट की, तो रेजिस्टिंग मोमेंट किसकी वजह से डेवलप होगी, वेट ऑफ व्हीकल की वजह से। क्योंकि गाड़ी जितनी भारी होगी उसको ओवरटर्न कराने के लिए उतना फोर्स रिक्वायर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली रेजिस्टिंग मोमेंट किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, वेट ऑफ व्हीकल के, तो वो कितना हो जाएगा, W इंटू b/2। जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों मोमेंट बराबर होंगे, तो व्हीकल आपकी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन जैसे ही आपका ये वाला मोमेंट, ओवरटर्निंग मोमेंट ज़्यादा हो गया, तो व्हीकल पलट जाएगी। ठीक है, व्हीकल क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन कब डेवलप होगी, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन P इंटू एच, दिस विल बी इक्वल्स टू W इंटू b/2, W इंटू b/2। ठीक है, और वी कैन से दैट P/W इज इक्वल्स टू b/2h। यानी कि कहने का मतलब है, जब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, P/W क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, जब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो b/2s के बराबर या तो उससे ज़्यादा हो गया, तो व्हीकल ओवरटर्न कर जाएगी। ठीक है, तो व्हीकल क्या कर जाएगी, ओवरटर्न कर जाएगी। तो यानी कि जब b बराबर हो गया, तो यानी कि डेंजर आपका शुरू हो गया व्हीकल का ओवरटर्न करने का। तो यानी कि अगर इसकी एनालिसिस की बात करें, इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, ओवरटर्निंग इफेक्ट की, ठीक है, तो ओवरटर्निंग के इफेक्ट की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट डेंजर ऑफ overturning occurs when P/W is equals to V square by P/W और V square by GR, this is equals to B/2h। तो अगर हमको व्हीकल को ओवरटर्न नहीं कराना है, तो हमको ये रेशियो B/2h से कम रखना पड़ेगा। B क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस, और H क्या है, आपका हाइट अबव द रोड सरफेस एट विच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग। तो ये हो गया आपका पहला ओवरटर्निंग इफेक्ट का। दूसरा इफेक्ट क्या था, लेटरल स्किडिंग। लेटरल स्किडिंग कहने का मतलब है कि जब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में स्किड कराएगा, इस डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में आपका क्या कराएगा, व्हीकल को स्किड कराएगा। ठीक है, तो उसका हमें देखना है कि उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, फिर हम वही कंडीशन समझते हैं कि आपकी ये व्हीकल है, दिस इज रोड सरफेस। ठीक है, यह आपका CG था, दिस इज CG ऑफ व्हीकल। यहाँ से आपका एक P फोर्स एक्ट कर रहा था, यह आपका W एक्ट कर रहा था। ठीक है, अब क्या है, P क्या कराएगा, ये आउटसाइड डायरेक्शन है, और ये क्या है, इनसाइड डायरेक्शन है। P क्या कराएगा कि इस डायरेक्शन में वो लेटरल स्किड कराएगा, गाड़ी को लेटरल स्किड कराने की कोशिश करेगा। लेकिन ये लेटरल स्किड कैसे काउंटरैक्ट होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से। यानी कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये व्हील इसके टच में है ग्राउंड सरफेस के, तो यानी कि ये कोई एक रिएक्शन ऑफर कर रहा होगा, वो ऑफर कर रहा है, मान लेते हैं RA। ठीक है, और इधर भी ऑफर कर रहा होगा, दैट इज RB। RB विल बी ग्रेटर देन RA। क्यों, क्योंकि RB पे ये भी रिएक्शन भी एक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ आउटसाइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर हम इसका एक डायग्राम से शो करें, तो ये मान लेते हैं ये रिएक्शन कंपोनेंट है RB का, एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ RA। ठीक है, तो ये व्हील क्या करेगा, एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर करेगा, मान लेते हैं उसको हम FB कहते हैं। ठीक है, कैपिटल FB से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल f इंटू RB। स्मॉल f क्या है, लेटरल डायरेक्शन में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है,
इधर क्या ऑफर करेगा, कैपिटल एफ ए स्मॉल एफ इंटू आर ए। कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन तो लेटरल डायरेक्शन में सेम होगा ना, तो इधर ये वाला टायर कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एफ ए एफ इंटू आर ए। ये कितना करेगा, एफ बी एफ इंटू आर बी। क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी जब P इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स के बराबर होगा, यानी कि एफ ए प्लस एफ बी के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम में ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस तो लेटरल डायरेक्शन में स्किड करने लगे। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। एफ ए क्या है, एफ इंटू आर ए। एफ बी क्या है, एफ इंटू आर बी। एफ तो कॉमन हो गया, आर ए प्लस आर बी। आर ए प्लस आर बी क्या होगा, आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू वेट, तो इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एफ। ठीक है, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एफ, यानी कि P बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ। यानी कि व्हीकल लेटरल स्किड तब नहीं करेगी जब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आपका लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के छोटा होगा। ठीक है, बात समझिएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर ये रेशियो इससे ज्यादा हो गया तो लेटरल डायरेक्शन में स्किड करना शुरू कर जाएगी। अगर ये रेशियो एफ के कम हुआ तो आपका लेटरल डायरेक्शन में वो स्किड नहीं करेगी, वो सेफ रहेगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली अगर हम बात करें ओवरटर्निंग ये लेटरल स्किड का, तो दिस मीन्स व्हीकल विल बी in danger of lateral skidding when P by W or V square by GR is equals to coefficient of lateral friction। ठीक है, तो अगर हमको लेटरल डायरेक्शन में स्किड करने से बचाना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमें क्या रखना पड़ेगा, F से कम रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब दोनों कंडीशन को अगर हमें बचाना है, अगर हमको ओवरटर्निंग भी कम रखना है, ठीक है, ओवरटर्निंग से भी बचाना है और लेटरल स्किडिंग से भी बचाना है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेशियो क्या होना चाहिए, B बाई 2S से कम होना चाहिए फॉर ओवरटर्निंग, और P बाई W F से भी कम होना चाहिए फॉर लेटरल स्किडिंग। फॉर लेटरल स्किडिंग। क्लियर है। ठीक है, अब अगर व्हीकल ट्रेवल कर रही है, अब व्हीकल नेगोशिएट कर रही है हॉरिजॉन्टल कर्व, यानी कि व्हीकल मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल कर्व पे विदाउट एनी सुपर एलिवेशन। देखिए सुपर एलिवेशन का मतलब होता है आउटर एज को उठा देना विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। अगर कहने का मतलब है कि व्हीकल ट्रेवल कर रही है अलोंग द कर्व विदाउट सुपर एलिवेशन, तो ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F है, ठीक है, यही लेटरल स्किडिंग को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है, यही आपका क्या करेगा, लेटरल स्किडिंग को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अब आपका कहने का मतलब है P बाई डब्ल्यू क्या होता है, V स्क्वायर बाई जी आर। अब व्हीकल ट्रेवल कर रही है आपकी कर्व के अलोंग। अब मान लीजिए व्हीकल की स्पीड ज़्यादा हो गई या तो व्हीकल की आप कर्व की रेडियस ज़्यादा हो गई, तो आपका व्हीकल ओवरटर्न भी कर सकती है और व्हीकल आपकी लेटरल स्किड भी कर सकती है। ठीक है, व्हीकल आपकी ओवरटर्न भी कर सकती है और व्हीकल आपकी स्किड भी कर सकती है।